हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात करते हैं हम पब्लिक फाइनेंस की, यानी कि लोक वित्त की, जिसमें हमने टॉपिक्स की बात की थी, सरकारी प्राप्तियों की बात की थी, सरकारी खर्चों की बात की थी, सरकारी घाटों के प्रकार की आज के लेक्चर में बात करेंगे। बाकी और भी फाइनेंस कमीशन और FRBM एक्ट की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जो लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में बात करने वाले हैं, हम सरकारी घाटों के प्रकार की बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सरकारी घाटों में, जैसे राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है, बजट घाटा है, पूंजीगत घाटा है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, इसको समझते हुए चलेंगे लोग। सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्राप्तियों में कुछ राजस्व प्राप्तियां थी और कुछ राजस्व खर्चे थे। तो राजस्व प्राप्तियों में हमने क्या बात की थी? राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांटा गया था। प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, टैक्स और नॉन टैक्स में। तो यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती हैं राजस्व खर्चे में, वो क्या है? टैक्स और नॉन टैक्स। और जो राजस्व खर्चे में हम घटाते हैं, यानी राजस्व खर्चा ज़्यादा हो जाता है और राजस्व प्राप्तियां कम हो जाती हैं, तो क्या है? यह राजस्व घाटा में इसको कंक्लूड किया जाता है। तो राजस्व खर्चे में हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में? जैसे ब्याज भुगतान की बात की थी, वेतन और पेंशन की बात की थी, सब्सिडी की बात की थी और अनुदान। ये क्या है? राजस्व खर्चे में आते हैं। यानी कि खर्चा हमारा ज़्यादा हो जा रहा है सरकार का, और जो प्राप्तियां हैं राजस्व में ही खर्चा और राजस्व में ही जो प्राप्तियां हैं टैक्स और नॉन टैक्स, ये कम पड़ जा रही हैं। पेंशन भुगतान में, वेतन देने में, ब्याज भुगतान में, सब्सिडी में और अनुदान देने में। राज्य सरकारों को भी अनुदान देती है और विदेशों में भी। ठीक है, इसमें खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं, राजस्व खर्चे, और प्राप्तियां क्या हो जा रही हैं? कम। तो यह हमारा घाटा किस प्रकार का होगा? राजस्व का, क्योंकि दोनों जगह हम राजस्व की ही बातें कर रहे हैं, यानी राजस्व खर्चे और राजस्व घाटे की, राजस्व प्राप्तियां की। ओके, इस बार का अगर हम बजट देखें 2024-25 का बजट, जो सिर्फ हमने बात की किसका? अनुदान, ब्याज भुगतान। तो सबसे ज़्यादा हम जो हमारा रुपीज़ गोज जा रहा, मतलब जा रहा है, 1 रुपये जो निकालते हैं हम, सबसे ज़्यादा किसमें है? ब्याज अदायगी और अन्य देयताएं में है। कितना है? 20 पैसा। ओके, 20 पैसा सबसे ज़्यादा है। उसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी सार्वजनिक पंचवर्षीय योजना, जब पढ़ रहे थे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक दी, 2017 तक। 2017 के बाद हमने बात क्या की थी कि अभी जो भी सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? ऋण लेकर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऋण लेकर व्यय, सार्वजनिक व्यय किया जाएगा तो ब्याज उसका भुगतान भी देना पड़ेगा। इस बार के बजट में क्या है? ब्याज एवं उधार जो हैं, अन्य देयताएं, वो सबसे ज़्यादा 20 पैसा। ओके, तो ये तो बात होगी मैं राजस्व खर्चे और राजस्व प्राप्तियों की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। ठीक है, तो जो अभी हमने बात की राजस्व घाटे की, जो राजस्व घाटा निकाला जाएगा, जो भी राजस्व घाटा आएगा, मान लेते हैं कि हमारी राजस्व प्राप्तियां 100 रुपये थी और राजस्व खर्चा कितना हो गया? वेतन देने, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, अनुदान देने में 110 रुपया हो गया। तो 10 रुपया ज़्यादा हुआ राजस्व घाटा। ठीक है, तो उस 10 रुपये में, यानी कि राजस्व घाटे में क्या करेंगे हम? जो केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत अनुदान दिया जाता है, यहां बात हो रही किसकी? पूंजीगत अनुदान की। ठीक है, राजस्व खर्चे में हमने अनुदान बात की थी। अब उस अनुदान में भी क्या है? पूंजीगत अनुदान को राजस्व घाटे में से, टोटल घाटे में से, यानी 10 रुपये में से क्या है, अगर हम घटा देंगे तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाएगा। ठीक है, और पूंजीगत अनुदान जो भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाता है, वो इस शर्त पर दिया जाता है क्या? कि किसी संपत्ति का आप निर्माण करेंगे। ठीक है, वेल्थ निर्माण के शर्त पर ही क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। ओके, तो प्रभावी राजस्व घाटे में बात करेंगे, जो राजस्व घाटा हमारा हो रहा है उसमें से अनुदान को घटा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि राजस्व खर्चे में हमने पूरा जोड़ रखा था अनुदान को भी। अनुदान क्या है? राज्यों को भी दिया जाता है और विदेशी को, लेकिन यहाँ पर क्या है? हम सिर्फ घटा किसको रहे हैं? जो अपने राज्यों को अनुदान दिया जा रहा भारत सरकार द्वारा। ओके,
ये तो बात होगी मैंने प्रभावी राजस्व घाटा की। प्रभावी राजस्व घाटा को भारतीय बजट में कब घोषित किया गया, जोड़ा गया वर्ष 2010 में। ठीक है। और जो 14वां वित्त आयोग था, 14 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे, वाई रेड्डी, तो उसने अनुशंसा क्या की कि इस प्रभावी राजस्व घाटे को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। हालांकि ऐसी अनुशंसा की गई थी लेकिन माना नहीं गया है। तो प्रभावी राजस्व घाटा 2010 के बजट में क्या है, जोड़ा गया था। ये हो गया हमारी प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीगत घाटा। पूंजीगत यानी कि कैपिटल डेफिसिट की बात करेंगे। ओके, तो पूंजीगत जो खर्चे हैं यानी कि कुल खर्चे, पूंजीगत के कुल खर्चे, कैपिटल के, और पूंजीगत कुल प्राप्तियां। जैसे यहाँ राजस्व सारे खर्चे थे, राजस्व सारी प्राप्तियां थी, उसी तरह क्या है, कैपिटल जितने भी डेफिसिट हैं और कैपिटल जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, उसमें क्या हो, एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो जाए और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पूंजीगत खर्चे में क्या बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, पूंजीगत कैपिटल में, कि ऋणों की पुनर्अदायगी, ऋणों का पुनर्भुगतान। जो भारत सरकार ने क्या है, ऋण लिया हो किसी से भी, विदेशी सरकारों से या संस्थाओं से, ठीक है, वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो पूंजीगत खर्चे में किसको किसको रखते हैं, ऋणों का पुनर्भुगतान। दूसरा, जो ऋण देती है गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता है राज्यों को, फिर विदेशी सरकारों को, पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग यूनिट्स को, ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति का जो निर्माण करती है, वो किस में आते हैं, पूंजीगत खर्चे में आते हैं। ठीक है। तो पूंजीगत खर्चे में क्या क्या आते हैं, जो ऋण देती है सरकार, ऋणों का भुगतान, जो ऋण लेती है विदेशों से या किसी बैंक से, वो आएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ऋण एक तो लेती है, फिर जो भारत सरकार ऋण देती है अपने राज्यों को या विदेशी सरकारों को या अपने पीएसयूज को, ये आएंगे, ये दूसरा हो गया। फिर सार्वजनिक संपत्तियों का जो निर्माण किया जाता है, जैसे मेट्रो बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, ओके, नया संसद भवन बनाया गया है, ओके, तो ये सारे किस में आते हैं, पूंजीगत खर्चे में। तो ये सारा खर्चा ज़्यादा हो जाए और जो हम कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त कर रहे हैं वो कम हो जाए। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने, डिसइन्वेस्टमेंट से, यानी कि विनिवेश से। ठीक है, और जो हमने ऋण दिए हुए हैं, ऋणों की वसूली, ठीक है, बाजार से उधार लेती है सरकार आरबीआई के थ्रू। प्रीवियस लेक्चर में बात की हमने आरबीआई के थ्रू, डीजीएस की बात की थी हमने, आरबीआई के थ्रू यानी कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की थी, जारी किया जाता है 1 वर्षों के लिए, कोई भी खरीद सकता है, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स बैंक, राज्य सरकारें, विदेशी सरकारें भी खरीद सकती हैं। तो हमने बाजार से उधार की बात की थी पूंजीगत प्राप्तियों में। ठीक है, उधार में आरबीआई के थ्रू, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद क्या है, उधार लेती है, लेकिन वो भी आरबीआई के थ्रू ही आता है। अगला क्या बात की थी हमने पूंजीगत प्राप्तियों में, जैसे अन्य पूंजीगत प्राप्तियां की बात की थी या देयताओं की बात की थी, जैसे पीएफ की बात की थी हमने, प्रोविडेंट जो फंड है वेतन से कटता है, वो तो सरकार की लायबिलिटी है, एक ना एक दिन रिटायरमेंट के बाद क्या है, वापस करना है। ठीक है, और भी जो अन्य बचत किए जाते हैं लोगों द्वारा, छोटे बचत संग्रहण, वो सब किस में आती है, अन्य पूंजीगत प्राप्तियों और देयताओं में। तीसरा हमने पूंजीगत प्राप्तियों में डिसइन्वेस्टमेंट, ऋणों की वसूली बाजार से उधार, और देयताओं की बात की। तो जब इनसे जो प्राप्तियां सारी हो रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स वाले, और क्या है, जो पूंजीगत खर्चे की बात की अभी हमने, ऋणों के पुनर्भुगतान, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, भुगतान ज़्यादा कर रहे हैं हम, ऋण ज़्यादा दे रहे हैं राज्यों को, सार्वजनिक संपत्ति का ज़्यादा निर्माण कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, पूंजीगत खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं और पूंजीगत प्राप्तियां कम हो जा रही हैं, उसको माइनस करेंगे तो जो भी पैसा मिलेगा, अभी हमने बात की, मान लेते हैं हमने 110 रुपया पूंजीगत खर्चा किया और प्राप्तियां हमारी 100 रुपये हुई, 10 रुपये का घाटा हुआ हमें। ठीक है, तो वही क्या है, पूंजीगत
घाटा, और राजस्व घाटा भी देखा हमने। नेक्स्ट बात करें हम किसकी, राजकोषीय घाटे की। ओके, तो राजकोषीय घाटे को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, टोटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ठीक है, और टोटल रिसिप्ट को लिख लेते हैं, तब समझने में आसानी होगी। दो चीजें हैं, प्राप्त करती है गवर्नमेंट और खर्च करती है। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर में या टोटल खर्च कितने प्रकार की हमने बात करी, दो प्रकार के, रेवेन्यू और कैपिटल, यानी कि शॉर्ट में लिखे रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल, इसमें हमने क्या बात की थी, रेवेन्यू में अभी बात की ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान। ठीक है, और कैपिटल में क्या बात की थी, अभी हमने ऋणों का भुगतान, ऋण देना राज्यों को और विदेशी सरकारों को ऋण देना, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, इसकी बात की हमने। ठीक है, और टोटल रिसिप्ट्स को भी क्या है, दो पार्ट में बांटते हैं, रेवेन्यू से प्राप्त और कैपिटल से प्राप्त। अभी हमने इस पर डिस्कशन किया, पिछले लेक्चर में किया था। रेवेन्यू जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको भी दो पार्ट में बांटते थे, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने रिसिप्ट्स में, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्सों में हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष टैक्स की, इसमें बात की थी हमने शुल्क, फाइन, सेस, अधिभार। ठीक है, इन सब चीजों की बात की थी, लाभांश जो पिछले से बात हो रही थी। ओके, और कैपिटल पूंजीगत में हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की अभी पूंजीगत प्राप्तियों में। ठीक है, इसमें क्या क्या बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, और रिकवरी ऑफ लोन, मार्केट बारोइंग। ठीक है, और अदर लाइबिलिटीज यानी कि अन्य देयताएं। ओके, इन सब चीजों की बात की थी हमने, 1 2 3 4 मार्केट रिकवरी से। ये तो बात हो गई हमारे टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का। अब समझते हैं किसमें, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, यानी कि जितने भी कुल खर्चे हमारे हो रहे हैं और जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं, ठीक है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और कुल प्राप्तियां क्या है, कम हो रही हैं। ठीक है, अब इसको भी 100 पर ही लेंगे हम, मान लेते हैं प्राप्तियां हमारी कितनी है, 100 रुपए है और खर्चे क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं, तो उसको जो घटाते हैं उसको क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और टोटल रिसिप्ट प्राप्तियां कम होंगी। ओके, ऐसे रिवेन्यू में हमने बात की, मान लेते हैं कितना प्राप्त होता है, 100 रुपए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम किसमें, 100 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 200 रुपए। ठीक है, रिसिप्ट से बात करें हमने, टैक्सों से बात की, टैक्सों से हम मान लेते हैं 25 रुपए की प्राप्ति हो रही है, नॉन टैक्स से भी 25 रुपए की प्राप्ति हो रही है। ओके, और डिसइन्वेस्टमेंट से भी क्या है, इससे भी 25 रुपए की प्राप्ति हो रही है, और रिकवरी ऑफ लोन से भी क्या है, 25 रुपए की प्राप्ति हो रही है। ओके, और इससे मान लेते हैं कुछ और, इससे भी 25 ही मान लेते हैं, और अदर लाइबिलिटीज जो हमारी क्या है, ज्यादा है, ब्याज भुगतान, उधार देता है क्या है, ज्यादा है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है
वो हमारा रेवेन्यू और कैपिटल मिला कितना है 200 रुपए का। लेकिन यहां जुड़ने पे कितना आ रहा है 175। लेकिन क्या है, हम किसको लेंगे, सिर्फ इन चारों को ले जाता है राजकोषीय घाटा में। मार्केट बारोइंग, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, जो लेते हैं हम लोग बाजार से उधार लेते हैं उसको नहीं काउंट करते, और अदर लाइबिलिटीज जो हमारी होती है उधार ब्याज, ये दोनों काउंट नहीं होते हैं राजकोषीय घाटे में। ठीक है, राजकोषीय घाटे में ये दोनों काउंट नहीं होते हैं, मार्केट से बारोइंग और अदर लाइबिलिटीज। तो इस तरह यहां पर जो टोटल प्राप्ति है हमारी कितनी 100 रुपए, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 200 माइनस 100, तो क्या हो गया 100 रुपए क्या है हमारा फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि 100 रुपए हमारा राजकोषीय घाटा है। ठीक है, बस इसमें याद रखेंगे क्या, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, यूपीपीसीएस, कि राजकोषीय घाटे में किसको शामिल नहीं किया जाता, या दे सकते हैं कि इसको भी शामिल किया जाता है मार्केटिंग बारोइंग या अदर लाइबिलिटीज को। ठीक है, अदर देयताएं को। ओके, तो इस बार जो एफडी है राजकोषीय घाटा भारत सरकार का पिछले बार बजट में 17.34 लाख करोड़ है। कितना है 17.34 लाख करोड़ है 23-24 के बजट में। और इस बार कितनी करने की बात की गई है 24-25 के बजट में 16.85 लाख करोड़, 16.85 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा है। तो ये तो हमारी बात है कि राजकोषीय घाटे में, यानी कि कुल खर्चे की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें राजस्व प्लस पूंजीगत कुल खर्चे में आ जाएगा, जो भी हमने जोड़ा था राजस्व और पूंजीगत, और टोटल रिसिप्ट्स में राजस्व और पूंजीगत तो आएगा ही आएगा। राजस्व प्लस पूंजीगत। ठीक है, लेकिन इस पूंजीगत में क्या है मार्केट बारोइंग और प्लस अदर लाइबिलिटीज को क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, तब निकलता है क्या राजकोषीय घाटा। ओके, राजकोषीय घाटा को जीएफडी भी कहते हैं, ग्रॉस क्या कहते हैं जीएफडी, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। जैसे हमने एनडीपी जीडीपी एनडीपी की बात की थी वैसे ही है। और अगर इस जीएफडी में से राज्यों को जो ऋण दिया जाता है उसको घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें नेट फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, यानी कि एनएफडी कब मिलेगा, जो राज्यों को हम क्या ऋण देते हैं उसको भी घटा दिया जाए, तब जाके नेट एफडी मिलेगा। हो सकता है नेट एफडी में क्या जोड़ दे यूपीएससी या पीसीएस की जीएफडी में से क्या मार्केटिंग या मार्केट बारोइंग या अदर लाइबिलिटीज घटाया जाता है। तो यहाँ क्या है एनएफडी में, यानी कि शुद्ध फिजिकल डेफिसिट में राज्यों को जो ऋण दिए जाते हैं उसको घटाया जाता है, उससे मिलता है हमें क्या एनएफडी। ठीक है, ये हो गया। राजकोषीय घाटा से पहले हम बजट घाटा का यूज करते थे भारत सरकार में, लेकिन ये सभी सरकारों के घाटे हैं बजट घाटे। अभी राजकोषीय घाटा यूज होता है, बजट घाटा यूज नहीं होता, लेकिन सिलेबस में है तो क्या है पढ़ना है। राजकोषीय घाटा को जो इंट्रोड्यूस किया गया एक समिति थी, इंपॉर्टेंट है, समिति का क्या नाम है राजकोषीय घाटा को हमने 5 ईयर प्लान में नाम पढ़ा था, वो सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा को जो जोड़ा गया वह सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा पर ही क्या है जोड़ा गया था। सुखमय चक्रवर्ती कब जोड़ा गया 1997 में, 1 अप्रैल 1997 में राजकोषीय घाटा जोड़ा गया सुखमय चक्रवर्ती की
सिफारिश पर। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसका, राजकोषीय घाटा का। राजकोषीय घाटा क्यों फायदेमंद है बजट घाटे से, क्योंकि इसमें ज़्यादा पारदर्शिता दिख रही है हमें और जवाबदेही है। ठीक है, और बजट घाटे में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी बात करेंगे, सेम चीजें हैं राजकोषीय घाटा में और बजट घाटे में। कुल खर्चे की बात की, राजस्व प्लस पूंजीगत और कुल प्राप्तियां राजस्व प्लस पूंजीगत। इसमें मार्केट बारोइंग और अदर लाइबिलिटीज नहीं जोड़ रहे हैं राजकोषीय घाटे में, लेकिन बजट घाटे में क्या है, इसको भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ये सब तो चीजें हैं ही सारी, बजट घाटे में इसे भी जोड़ा जाता है। इसे भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं बजट घाटे में। ठीक है, बजट डेफिसिट में। और राजकोषीय घाटे में मार्केट बारोइंग और अदर लायबिलिटीज को ऐड नहीं किया जाता, बस इतना ही अंतर है। और जब इसे जोड़ दे रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है गवर्नमेंट की। ओके, याद रखेंगे सुखमय चक्रवर्ती समिति और बजट घाटे और राजकोषीय घाटे में क्या अंतर है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी बजट घाटे की। बजट घाटे को एक और नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति घाटा। क्या जानते हैं इसका नाम? क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछ दे, क्यों मौद्रिक नीति घाटा कहते हैं, क्या कारण है? मौद्रिक नीति घाटा भी के नाम से भी क्या है, बजट घाटे को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह घाटा जब 0 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उतने ही बराबर की मूल्य राशि अर्थव्यवस्था में जोड़ी जाती है या जोड़ दी जाती है। इससे क्या, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तो बजट घाटे का वित्तीयन करने के लिए 2 उपाय करती है सरकारें, या भारत सरकार भी करती थी पहले। कैसे? जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास कुछ कैश शेष बचे होते हैं, बैलेंस होता है, उसको क्या करती है, कैश शेष को कम करने का प्रयास करती है। कम जैसे लेने का प्रयास करेगी उससे, जैसे मोदी सरकार ने बहुत सारा लिया है। ठीक है, तो बजट घाटे का जो वित्तीयन किया जाता है उसके 2 विधि से किया जाता है। पहला तो आरबीआई का जो नगद शेष है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, वापस लेकर। दूसरा ही पॉइंट है क्या, कि आरबीआई से सीधे उधार ले लिया जाए। क्या करे, गवर्नमेंट उधार ले ले। यहां पर क्या, दूसरे पॉइंट में उधार ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन पहले पॉइंट में क्या है, उधार नहीं ले रही है, उसे क्या कर रही है, उसके नगद शेष को कम कर रही है, अपना खर्चा बजट संभालने के लिए, बजट घाटा को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा आ जाता है ज्यादा। तो अब क्या किया जाएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी हीनार्थ प्रबंधन जिसे कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन, यानी कि आरबीआई द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती हैं, जो लोग खरीदते हैं। ठीक है, और पैसा क्या है, या बैंकों के थ्रू पैसा क्या है, ये बैंकों में पैसा वापस आता है जब खरीदते हैं तो। ठीक है, और दूसरा और क्या प्रबंधन किया जाता है, ब्याज दर बढ़ा दी जाती है, मार्केट बारोइंग की जाती है बजट घाटे को हीनार्थ प्रबंधन में, अदर लायबिलिटीज को बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो हीनार्थ जब प्रबंधन किया जाता है तो कुछ क्या है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नीतिगत जो निजी निवेश है उसका निष्क्रमण हो जाता है। यानी कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है हीनार्थ प्रबंधन के बाद, तो जैसा कि 7th पे कमीशन लगा दिया गया, इससे क्या है, लोगों की आय बढ़ गई, इनकम पेंशन में बढ़ गई, तो ज़्यादा पैसा आएगा, क्या करेंगे, मार्केट से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। अब तो मान लीजिए एटीएम से पैसे कम निकालते, क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बैंकों के पास पैसा इससे क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, निकालना शुरू हो जाएगा। तो बैंक इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो बैंकों में लोगों की जमा है उस पर क्या करेंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इस लालच से लोग क्या है, बैंकों में पैसा अपना जमा करेंगे, या जो जमा होगा उसको निकालेंगे नहीं, ऊंची ब्याज दर प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
और जब ऊंची ब्याज दर प्राप्त होगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो वही में क्या होता है, निजी निवेश का निष्क्रमण हो जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, इसी कहते हैं निजी निवेश निष्क्रमण, हीनान प्रबंधन के कारण। तो ये तो बात होगी हमारी बजट घाटा से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक, प्राथमिक घाटा, पीडी। प्राथमिक घाटा जो ऊपर हमने बात कर ली, राजकोषीय घाटा में से क्या है, ब्याज भुगतान जो हम कर रहे हैं उसको भी क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा बात की थी हमने वहां पर, जैसे कि मार्केट बारोइंग, अदर लाइबिलिटीज में ब्याज भुगतान भी आ रहा है, नहीं आता है ब्याज लाइबिलिटीज में ब्याज नहीं आता है, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा में जो ब्याज भुगतान है, जो ऋण गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, बाहर के देशी सरकारों से, भारत सरकारों से या किसी संस्थान से उसका ब्याज भुगतान करना पड़ता होगा। अगर उसमें से क्या है, ब्याज भुगतान हम निकाल दें तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होती है, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ये तो बात होगी हमारी किसकी, प्राथमिक घाटे की। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें था। ठीक है, प्राथमिक घाटे को भी जैसे इसमें जीएफडी कहते हैं, जीपीडी भी होता है, जीपीडी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट भी कहते हैं, प्राथमिक घाटा को जीपीडी कहते हैं। और सेम चीज एनपीडी निकालना हो तो जैसे यहाँ पर क्या है, राज्य सरकारों को जो ऋण दिए थे उसको निकाल देते हैं, तो उसमें क्या है, एनपीडी मिल जाता है, नेट प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये तो बात होगी भाई किसकी, प्राथमिक घाटे की, और भी सारे एनईएफटी, जीएफडी। ओके, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट और फाइनेंस कमीशन की। 16वां फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। ठीक है, आज का इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।